नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर अगले 1 घंटे हमारी नजर रहेगी, जिसमें बात होगी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जिसकी आज प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। और उसके साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक साझा करेंगे। इसके अलावा खबरें होंगी दिल्ली में किस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली दम घोटू होती जा रही है। इसके साथ ही यमुना नदी भी प्रदूषित हो चुकी है। इसके अलावा खबरें होंगी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज रूस में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। सम्मेलन के अंत में ब्रिक्स नेता अपनाएंगे कजान घोषणा पत्र। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर भीड़ हुई हिंसक। प्रदर्शनकारियों की बंग भवन में घुसने की कोशिश। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। कांग्रेस भी पहली सूची कर सकती है जारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पराली जलाने के मामलों पर भी कोर्ट करेगा गौर। न्यूज़ 10 में सबसे पहले बात करते हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे के दूसरे दिन कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा, साथ ही ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा भी देगा। पिछले साल जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। सोलहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक पर भी होगी। यह बैठक कई मामलों में खास साबित हो सकती है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच की जो द्विपक्षीय बैठक आज होने वाली है, वो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली है। लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ये बैठक कई मायनों में खास साबित होगी। भारत और चीन के बीच लगभग 4 साल से जारी गतिरोध पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता किया है। समझौते के बाद भारतीय सैनिक अब उन स्थानों पर पेट्रोलिंग करेंगे जहां वे 2020 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस मुलाकात के दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हो चुकी है। आइए इन मुलाकातों पर नजर डालते हैं। बात करते हैं 15 जुलाई 2014 की, जब छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर ब्राजील के फोर्टेलेजा में मुलाकात हुई थी दोनों के बीच। फिर सितंबर 2014 में शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद और दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसके बाद मई 2015 में जाते हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने चीन दौरे पर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। व्यापार से जुड़े करीब 26 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे दोनों देशों के बीच। वहीं जुलाई 2015 में रूस दौरे पर ब्रिक्स और एससीओ समिट से इतर मुलाकात दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई थी। वहीं जून 2016 की बात करें तो ताशकंद में एससीओ समिट के दौरान
दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। फिर सितंबर 2016 में चीन के हांगझाऊ में G20 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई, वार्ता हुई और अक्टूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों के बीच एक अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। जिसके बाद अगस्त 2017 की बात करते हैं तो जून का महीना, जहां SCO में भारत के सदस्य बनाए जाने के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक अहम मुलाकात होती है। जुलाई 2017 में हैम्बर्ग में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने डोकलाम का इस मुलाकात में मुद्दा उठाया। सितंबर 2017 में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई मुलाकात और फिर बातचीत। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इन 18 बार मुलाकातों में अप्रैल 2018 की मुलाकात भी अहम है, जहां चीन के वुहान में शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है। 9 जून 2018 को SCO समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई। ब्रह्मपुत्र नदी के जल संबंधी जानकारी और चावल के निर्यात संबंधित समझौते किए गए। वहीं जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और अहम मुलाकात हुई। नवंबर 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में दोनों नेता मिलते हैं और फिर वार्ता करते हैं और यहाँ पर भी कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जिसके बाद 2019 जून में ही जापान में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक होती है और अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की महाबलीपुरम में मुलाकात हुई। जिसके बाद नवंबर 2019 ब्रासीलिया में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। तो आपको बता दें कि आज दुनिया भर की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात पर तो होगी, साथ ही साथ 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी अपने आप में अहम माना जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर की, जहां देश भर में 2 साल तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक की स्थापना के पीछे दूरदर्शी के रूप में सरदार पटेल जी की स्थायी विरासत और कश्मीर से लक्षद्वीप तक भारत को एकीकृत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है। उनके महान योगदान का सम्मान करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 से 2026 तक 2 साल के राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ उनकी 150वीं जयंती मनाएगी। यह उत्सव उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना का प्रमाण होगा, जिसको उन्होंने प्रतीक बनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है, जहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 2024 से 2026 तक कई कार्यक्रमों के जरिए उनकी इस जयंती को मनाया जाएगा, जिसमें उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना का प्रमाण पेश किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र का सीधा रुख करेंगे। शैलेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एक अहम जानकारी आती है कि 2 साल तक लौह पुरुष और जिनकी जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में उनकी जागरूकता फैलाने के लिए 2 साल तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किस तरीके से, किन किन राज्यों में, किन किन क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा और किस तरीके से इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है? देखिए, देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 2 साल तक कार्यक्रम होंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा है, किस तरह से रियासतों के विलय में उनका योगदान रहा, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा, उनकी जो एक पूरी जो उनके बारे में लोग जान पाएँ, जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ, इसकी जानकारी पूरी दी जाएगी। स्कूलों में कार्यक्रम होंगे, तमाम राज्यों में, उनकी राजधानियों में, उस तरह से ये कार्यक्रम होंगे। चूँकि मोदी सरकार की एक नीति रही है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए।
पाए। हम जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ी जो ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो गुजरात में लगाई गई। उस तरह से देखें आज दुनिया के सबसे बेहतरीन एक पर्यटन स्थल के तौर पर वो जगह उभरी है। तो इस तरह से हम अपनी विरासत को तो संजो ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने महापुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके योगदान को जान पाएँ। इससे पहले भी आप देखें तो बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाने का जो फैसला किया गया था गौरव दिवस के तौर पर, और जिससे हम जानते हैं कि आदिवासी समाज के महान योद्धा और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में देश दुनिया ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाई, हम अपनी विरासत पर गर्व कर पाएँ। मोदी सरकार हमेशा ये कहती है कि विरासत के साथ विकास, और हमारे जो महापुरुष रहे हैं जिन्होंने योगदान किया है समाज में या देश को स्वतंत्रता दिलाने में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने भारत को मजबूत, भारत की जो नींव रखी, रियासतों के विलय में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, देश के गवर्नेंस मॉडल में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम सब जानते हैं कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ, इसलिए 2 साल तक कार्यक्रम होंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। पुरुष के नाम से जानते हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को एकीकृत करने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में सरकार का ये ऐलान करना कि 2 साल तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को अनेक रूपों में मनाया जाएगा, कितना महत्वपूर्ण कदम है, और क्या ज़्यादा जानकारी मिल पाई है कि कैसे इस समारोह को आयोजित किया जाएगा? जी देखिए, अभी तक ये जानकारी कि जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे और 2 साल तक विधिवत नियमित अंतराल पर कार्यक्रम होते रहेंगे। गोष्ठियाँ होंगी, सेमिनार होंगे, स्कूलों में कार्यक्रम होंगे, बड़े समारोह होंगे। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, हम अपनी विरासत पर, अपने महापुरुष पर गर्व करें। ये सब एक तरह से देखें उस दिशा में मोदी सरकार पहले भी कई फैसले लेते रही है। अब 2 वर्ष तक ये कार्यक्रम होने का मतलब ये है कि उनके पूरे जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी युवा पीढ़ी वो जान पाएगी, और साथ ही साथ जो उनका योगदान है उसको हम याद कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण का फैसला हुआ था और देश भर से कहा गया था कि लोहा इकट्ठा किया जाएगा, जिससे चूंकि देश को एक एकता के सूत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने पिरोया था, तो उसमें एक संदेश गया था कि हम विविधता में एकता, जो हमारी जो ताकत है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी वो संदेश निकलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुनिश्चित किया था कि एक मजबूत भारत किस तरह से आज हम जानते हैं दुनिया के सामने जो हमारा सबसे पुरातन जो लोकतंत्र है वो लगातार उभरता हुआ, मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी एक दूरदृष्टि दिखाई थी, उसकी एक नींव रखी थी। तो इस तरह के जब 2 वर्ष तक कार्यक्रम होंगे, बड़े समारोह भी आयोजित होंगे, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, हो सकता है कि तमाम अन्य बड़े नेता भी उस कार्यक्रम में जाएं। इसके साथ साथ राज्यों में कार्यक्रम होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि शामिल होंगे, स्कूल के बच्चे शामिल होंगे, युवा पीढ़ी उसमें भागीदारी करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में वृत्तांत सुनाए जाएंगे, तमाम गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। तो उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा युवा पीढ़ी और सभी को जानने का मौका मिलेगा, और हम उसको स्मरण कर पाएंगे कि आज़ादी दिलाने में, देश को मजबूत राष्ट्र बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है वो अतुलनीय है। तो कहीं ना कहीं उनकी अद्वितीय विरासत को संजो कर रखना और उसके बारे में जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास सरकार द्वारा किया गया। शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी महासंग्राम की। आप देखते रहिए News@10। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर
लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और शुरुआत करते हैं यहां से ब्रेक के बाद महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहा गतिरोध अब लग रहा है खत्म हो गया है। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने दिल्ली से लौटकर एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर ली है। उद्धव के साथ उनकी बैठक 2.5 घंटे तक चली है। उसके बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। थोरात ने संवाददाताओं से कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है। आज महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला आ सकता है। साथ ही कांग्रेस आज अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी अपनी रणनीति के साथ चल रही है, तो आइए अब रुक कर लेते हैं कि महायुति किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर आगे चल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि एकनाथ शिंदे कोपरी, पाचपा खाड़ी, वहीं मनीषा रविंद्र वायकर जोगेश्वरी पूर्व से प्रत्याशी चुनी गई हैं। पार्टी ने पहली सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरा पाचपा खाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लोकसभा चुनावों में जीतकर सांसद बने रविंद्र वायकर की पत्नी को शिवसेना ने जोगेश्वरी पूर्व से मैदान में उतारा है। पार्टी ने माहिम सीट से सदानंद शंकर सरवणकर को उम्मीदवार बनाया है। महायुति के खेमे से ये दूसरी सूची है। इससे पहले बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को पहले दिन कुल 58 नामांकन दाखिल हुए हैं। महायुति की तरफ से 288 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। तो ये आप लिस्ट देख रहे हैं जहां एकनाथ शिंदे ने की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई के माहिम से चुनाव लड़ने वाले हैं। मनसे प्रवक्ता और पूर्व पार्षद संदीप देशपांडे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ये 45 उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने। और लगातार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें राज ठाकरे के जो बेटे अमित ठाकरे हैं वो मुंबई के माहिम से चुनाव लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 20 नवंबर को एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शिशिर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से हमारे साथ। शिशिर का रुख करेंगे। शिशिर, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार जो है वो आज महाविकास अघाड़ी की सूची जारी कर सकते हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कब ये लिस्ट आएगी, कब ये लिस्ट आएगी, लेकिन अब लग रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक संभावित है? साथ ही साथ अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो क्या लग रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि देर सवेर हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी जो कि पीछे चलती दिखाई दे रही है सीट शेयरिंग के मामले में, अब कहीं ना कहीं गाड़ी ट्रैक पर आती हुई दिखाई दे रही है। आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो इस वक्त जानकारी हमें मिली उस जानकारी के अनुसार आज जो है महाविकास आघाड़ी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है 11 बजे, जहां पर जो है सीट बंटवारे के बारे में ऐलान किया जाएगा। ऐसे में जो हमें जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में दिखाई देगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट जो है विधानसभा में लड़ने को मिल सकती है। यह आंकड़ा तकरीबन 105 के आसपास लगभग हो सकता है। तो वहीं दूसरे स्थान पर जो है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी रहेगी, जिनको 95 सीटों के आसपास जो है जगह मिल सकती है।
और एनसीपी शरद पवार पार्टी को जो है तकरीबन 85 के आसपास ये सीटें मिल सकती है। अमूमन जो आंकड़ा है ये अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार 105, 95 और 85 इस प्रकार का एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि आधिकारिक पुष्टि शायद कुछ ही जो है मिनटों में हो पाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह था कि जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के बीच में ही अनबन थी, खासतौर पर विदर्भ की सीटों के लिए, हालांकि इसके बारे में क्या निर्णय लिया गया अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन कल का पूरा दिन जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं में मैराथन बैठक चली है। बाला साहेब थोराट जो है कल सुबह मातोश्री में गए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उसके बाद शरद पवार से मुलाकात की, उसके बाद फिर से एक बार जो है महाविकास आघाड़ी के नेता जो है बैठक के लिए बैठे और यह तय गया कि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि जो एक वाद था दोनों पार्टियों के बीच में, खासतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर, वो यहाँ पर जो है खत्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता चलेगी। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महायुति की अगर हम बात करें भावना, तो महायुति को एक लीड मिल चुका है। इससे पहले बीजेपी ने 99 सीटों की जो है घोषणा की थी और कल देर रात जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवारों की 45 उम्मीदवार की घोषणा की है, जिसमें एकनाथ शिंदे जो है वो स्वयं ठाणे के कोपरी इलाके से लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि ये तो महायुति और महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सभी के बीच में राज ठाकरे भी जो है एक अहम भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। कल राज ठाकरे द्वारा भी अपनी यादी जो सूची है वो जारी की गई थी और इस बार हम देख पा रहे हैं कि और एक ठाकरे जो है इस बार चुनाव के रण में दिखाई देंगे। इससे पहले हमने देखा कि आदित्य ठाकरे जो वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था। पहली बार जो है किसी भी चुनावी प्रक्रिया में ठाकरे परिवार से जो था वो जो है सामने आए थे, लेकिन इस बार हम देख पा रहे हैं कि राज ठाकरे के पुत्र जो है वो भी अमित ठाकरे भी जो है इस वक्त मुंबई के माहिम इलाके से जो है चुनावी रण में उतरेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या राज ठाकरे के खिलाफ जहां तक बात करें उद्धव ठाकरे की पार्टी अपना कोई कैंडिडेट देती है या नहीं, लेकिन जिस प्रकार से देखा ये सीट जो है अगर देखा जाए महायुति में जो है एकनाथ शिंदे के पाले में आती है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो है वहां पर अपना उम्मीदवार घोषित किया, मतलब महायुति का उम्मीदवार राज ठाकरे के खिलाफ खड़ा होने वाला है, खासतौर पर अमित ठाकरे के खिलाफ महिम में खड़ा होने वाला है। तो ऐसे में मुंबई की अगर बात करें खासतौर पर विधानसभा चुनाव की, तो उसमें काफी रंगत आने वाली है। जी शिशिर, यहाँ महायुति की बात कर रहे हैं, आप महायुति की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपनी लिस्ट एक जारी कर चुकी है, उसके बाद हमने देखा कि शिंदे गुट की भी कल लिस्ट आ गई है, बचे अजीत पवार की गुट की लिस्ट, वो भी क्या जल्द आने की उम्मीद की जा रही है और उनको इस सीट शेयर के फॉर्मूले में 288 में से कितनी संभावित सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, महायुति में अब तक सीटों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग जो है वो अमूमन इस जो हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, या इन दोनों पार्टियों ने अपनी पहली सूची जारी की है। अजीत पवार भी जो है आज उनकी अपनी जो पहली सूची है वो जारी कर सकते हैं। इस बारे में जो है उनके नेता ने भी कल कहा था कि जल्द से जल्द अजीत पवार पार्टी की भी सूची आ जाएगी। हालांकि इस बीच अजीत पवार जो है अपने पार्टी नेताओं से लगातार टच में है और ये भी खबरें आ रही है कि कुछ नेता उनसे मिलने गए और कुछ नेताओं को ये भी फॉर्म भी दिया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक अब तक खबर नहीं आई, लेकिन जो खबर इस वक्त हमें सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार जो है अजीत पवार भी काम पे लग चुके हैं। लेकिन जहां तक आधिकारिक सूची की बात है, अब तक अजीत पवार पार्टी द्वारा ये सूची जारी नहीं की गई है। आज का दिन है, हम ये कह सकते हैं कि आज जो है आधिकारिक तौर पर अजीत पवार की पहली सूची आ सकती है। तो ऐसे में खासतौर पर अगर हम बात करें महायुति की, तो महायुति का गणित यहाँ पे साता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सबसे प्रमुख बात इसमें यह है कि किसको कितनी सीट मिलने वाली है महायुति में, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि महाविकास आघाड़ी में बात जो है देर सवेर क्यों ना हो, लेकिन स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। जी, इसके साथ साथ शिशिर, कहीं ना कहीं कांग्रेस की पहली सूची भी आज जारी की जा सकती है। कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सूची अभी तक नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की सूची की बात करें तो कांग्रेस के नेता 2 दिन पहले जब दिल्ली में थे तब उन्होंने कहा था कि उसी दिन उनकी जो है पहली सूची जारी हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से घमासान चल रहा था महायुति में, खासतौर पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पार्टी के बीच में, तो ऐसे में ये जो सूची जारी करने का जो प्रयास था कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं असफल होता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अब जबकि चर्चा हम ये कह सकते हैं कि पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में खासतौर पर शिवसेना जो है और खासतौर पर हम बात करें तो कांग्रेस भी जो है अपनी पहली सूची आज ला सकती है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा अब तक
महायुति के किसी भी पार्टी ने नहीं की है। ठीक शिशिर, तो कहीं ना कहीं पर्दे धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रही हैं शिशिर, और पर्दा खुलता जा रहा है कि किसको कितना सीट शेयरिंग मिलेगा। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी का ये जो मैच है वो लगातार रोमांचक होता जा रहा है। फिलहाल शिशिर, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगी आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों में किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। स्टीफन मरांडी को महेशपुर और मथुरा प्रसाद महतो को टुंडी से उम्मीदवार बनाया गया है। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से आलोक सोरेन चुनाव लड़ेंगे। झामुमो ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बोरियो विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनावों में आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इन्होंने 6 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की है। राजद ने देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव और कोडरमा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया है। रश्मि प्रकाश चतरा से, नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर से और संजय कुमार सिंह यादव हुसैनाबाद से उम्मीदवार होंगे। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। राज्य में आपको बता दें 9 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं। उसमें कुंदरकी, मीरापुर, मजवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि यूपी में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होने हैं। इसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरल के वायनाड में हो रहे उपचुनाव में प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाने को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर एक ही परिवार का हक सबसे ज्यादा है। पार्टी जितनी आबादी उतना हक का अपना ही नारा भूल गई और परिवार की राजनीति कर रही है। उन्होंने वायनाड सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के आमने सामने आने के बाद इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया है। जितनी आबादी उतना हक कहने वाली पार्टी भूल गई ये सब वादे नारे। अरे वहां पे जो आबादी है उसको देते ना टिकट, क्यों नहीं दिया? वहां पे आबादी को हक नहीं मिलेगा, परिवार को ही हक मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पारिवारिक कंपनी है, ये कोई पार्टी थोड़ी है। एक तो एक परिवार की जागीर है। एनीवे, एक चीज स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट भी वहां पर लड़ सकती है। लेफ्ट राहुल गांधी के खिलाफ भी लड़ी थी। तो असली इंडिया अलायंस कौन है? क्या इंडिया अलायंस को पूछकर प्रियंका जी का नाम आगे किया? लेफ्ट पार्टी सहमत है? मतलब कि साफ है, इंडी अलायंस करते हैं पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। ये कैसा अलायंस है, कैसा गठबंधन है? अब बताइए असली इंडी कौन है इनमें से? प्रियंका जी असली इंडी होगी या लेफ्ट का कैंडिडेट असली इंडी होगा? बहरहाल ये कांग्रेस का असली चरित्र, जितनी आबादी उतना हक, ये सब बड़े बड़े नारे करो परंतु हक केवल परिवार का होगा।
खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में सियासा पारा जो है वो गर्म होता जा रहा है और चरम पर है। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के राज्य में हिंदी थोपने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डीएमके के ऊपर भेदभाव बढ़ाने के साथ लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। Prime Minister is taking Tamil's pride. Our Prime Minister mentioned in the world ancient language is Tamil. The Stalin is trying to mislead the people. He is trying to confuse the people in the name of the language. This is not 1960. The people won't listen DMK. The people now, they want which language they want to study. The people choice. They would be choice. They will be take the choice. So you don't play politics in the name of the language. और अब बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर, जहां जानलेवा प्रदूषण दिल्ली में अब पूरी फैल चुका है और चारों तरफ धुंध की चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। दिवाली से पहले ही पूरी दिल्ली धुआं हो गई है। इधर पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे वहां की हवा दिल्ली का रुख कर रही है और यहाँ हालात बदतर होते जा रहे हैं। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 के करीब दर्ज किया गया है। ये बेहद खराब स्थिति में है। लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। गौरतलब है कि साल 2024-25 के दिल्ली के बजट में करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था ताकि एमसीडी शासित सड़कों की मरम्मत हो सके। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। वहीं बीजेपी भी दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली की आप सरकार एक साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त शहर देने के मुद्दे पर बुरी तरह से विफल साबित हुई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिए गए कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पराली जलाने की घटनाएं ना रोक पाने के चलते पंजाब और हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होकर अपनी सफाई देनी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं के लिए दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने के लिए पंजाब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। कोर्ट ने कहा था कि लोगों को जिस तरह से मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ा जा रहा है उससे पराली जलाने की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा कि वो उसके आदेशों पर अमल न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दिल्ली लगातार दमघोंटू होती जा रही है। आइए अमरेंद्र से पूछते हैं कि अभी वो कहाँ मौजूद हैं और दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं। अमरेंद्र, आप देख रहे हैं और लगातार कई दिनों से इस पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। दिल्ली लगातार एक गैस चैम्बर के रूप में तब्दील होती जा रही है। आज सीपीसी भी कई आंकड़े लगातार समय समय पर देता रहता है। औसत के तौर पर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ है और साथ साथ अब इस पर राजनीति भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है और हम साथ साथ आपकी रिपोर्टिंग में ये भी देख रहे हैं कि यमुना नदी भी लगातार प्रदूषित है। वहाँ एक चादर जो है वो झाग की चादर लगातार वहाँ दिख रही है अभी भी। भावना, देखिए कितना अहम और संजीदा मुद्दा है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सुनवाई करता है और ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुका है, न सिर्फ दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके बल्कि पराली को भी लेके। और जैसा आज का जो उनका सुनवाई है उसमें ये बात साफ हो जाएगी कि किस तरह से न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और जो आज का जो अपडेट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया है दिल्ली में इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरह से दिल्ली के पॉल्यूशन और यमुना पॉल्यूशन को लेके लगातार खबरें चलाई जा रही हैं, इससे दिल्ली जो सरकार है वो हरकत में आई है। उसने एक टास्क फोर्स बनाया है और जिसकी कई अहम मीटिंग आज शेड्यूल की गई हैं। उसमें दिल्ली जल बोर्ड को भी निर्देश दिया गया है कि यमुना की सफाई में वो लग जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए कि जिस तरह से पराली वाला एक अहम मुद्दा जो कि लगातार पिछले कई सालों से, अगर भावना आपने देखा होगा सुना होगा, हर व्यक्ति को यह कहा गया है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है पराली की वजह से इफेक्ट होता है, जबकि जो फैक्ट्स और डेटा है वो
केवल पूरे देश से जितनी भी पराली की घटनाएं दिल्ली में आती हैं वो 30% ही इफेक्ट करती है, यानी कि 70% जो पॉल्यूशन होता है भावना वो खुद दिल्ली का होता है, यानी कि 30% पराली के लिए दोषी अगर आप दे रहे हैं तो वो जेन्युइन हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती है कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है उसने पराली को पूरी तरह से बैन कर दिया है, लेकिन ऐसे में आए दिन पराली जलाने की घटनाएं और वहां पे जुर्माना ये बताता है कि वो कितने न्यायोचित बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब नंबर टोपी ट्रांसफर का गेम की बात करें तो देखिए किस तरह से लगातार दिल्ली सरकार का कल एक बयान था कि उन्होंने कहा था कि यमुना जो है दिल्ली में जो पॉल्यूशन नहीं हो रही है बल्कि ये जो बाहर से यमुना जब आ रही है तो पॉल्यूटेड होकर आ रही है। जबकि कल इस मुद्दे पर अगर आपको याद होगा तो दिल्ली के जो उत्तर प्रदेश के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका जवाब आता है, उन्होंने कहा कि जो यमुना का बहाव है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता है, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली से हमारी ओर आता है और जो पॉल्यूटेड हवाएं हैं वो भी दिल्ली से जो है यूपी और हरियाणा की ओर जाती है। तो कुल मिला के जिस तरह से इस पूरे मामले में आम आदमी जो पार्टी है वो बयानबाजी कर रही है, खासा संदेह पैदा करता है उनकी कार्यशैली पर और सवाल उठाता है कि किस तरह का उनका मैनेजमेंट है। जी अमरेंद्र, हम बात करते हैं अमरेंद्र, कहीं ना कहीं ये बात हुई कि सुप्रीम EQI कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई है, इसके साथ साथ प्रशासन क्या काम कर रहा है वे एक बात है, लेकिन अमरेंद्र सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम जनता को ये सब समझ नहीं आता। आम जनता ये सवाल पूछ रही है कि हम क्या करें, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर किस तरीके की सलाह दे रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, गले की दिक्कतें हो रही है। ऐसे में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स और बढ़ता जा रहा है और बेहद खराब श्रेणी में आ रहा है, ऐसे में स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो इस समय उनको एहतियात के तौर पर किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है? भावना देखिए, मैं इस वक्त विजय चौक के इलाके में हूँ। विजय चौक ही पॉज इलाका है, यहाँ से राष्ट्रपति भवन और साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के साथ संसद भवन है। अभी सुबह मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि जो ये हवाएं हैं, जो जहरीली हवाएं, इसकी वजह से मास्क पहना है और लगातार वो इससे सफ़र कर रहे हैं। कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत है और ऐसे में कई एडवाइजरी, क्योंकि AQ जो आई है वो ग्रेप 2 में आ चुका है, यानी 300 से 400 वाला जो आंकड़ा है वो टच कर चुका है और किसी वक्त जो एक हफ्ते का समय है उसमें ग्रेप 3 और 4 में भी पहुंच सकता है, यानी कि 400 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। तो ऐसे में एडवाइजरी के तहत बाकायदा ये बोला गया कि जरूरत पड़ने पे ही लोग बाहर निकलें। बच्चों को भी एडवाइस दी गई है कि स्कूल की बसेस में आए और सीधे स्कूल में एंट्री करें, बाहर ना रहें और जरूरत पड़ने पे अगर बच्चों को भी पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, ऐसा कुछ पेरेंट्स ने कहा कि वो अभी बच्चों को नहीं भेजना चाहता कि छोटे बच्चे हैं उनको सबसे पहले इफेक्ट होता है बीमारियों का। और दूसरी बात, जो लोग ऑफिसेज जा रहे हैं उनके सामने मजबूरी है कि आखिर वो क्या करें, क्योंकि जितना पॉल्यूटेड एयर है उसमें सांस लेने की जो दिक्कत है उससे वो लोग खासे प्रभावित हो रहे हैं। तो वो लेकिन मजबूरी है इसलिए मास्क पहन के जा रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि ये जॉइंट वेंचर होना चाहिए दिल्ली सरकार के साथ। केंद्र सरकार का जो इफेक्ट है वो तो दिख रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार को जो अपने इफेक्ट है वो पूरी तरह से लागू करने चाहिए और इसको रोकने के लिए लगातार एक सॉलिड प्रूफ प्रयास करना चाहिए, जिसकी लगातार कमी दिखती है और पिछले कई सालों से लगभग यही तस्वीर होती है भावना, जो संदेह पैदा करती है दिल्ली सरकार के काम करने के तरीकों को लेकर। क्योंकि जिस तरह से टास्क फोर्स बनाने की बात हुई तो ये क्यों नहीं पहले बनाया जा सकता था? क्यों दिल्ली जल बोर्ड अब एक्टिव हुई जब छठ का पर्व आ रहा है, जब छठ के पर्व में व्रती जो है आचमन करेंगे यमुना जल का, उस प्रदूषित यमुना जल की सफाई के लिए क्यों नहीं वो पहले से एक्टिव हुए? क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों को भरा गया, जो गड्ढे मुक्त किए गए, और क्यों नहीं वो जो धूल मिट्टी उड़ती है उसकी सफाई की गई? जी अमरेंद्र, तो सवाल कई है, लेकिन फिलहाल के लिए जानकारी ये है कि AQI इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। एहतियात के तौर पर बच्चों बड़ों को यही सलाह दी गई है कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलें। फिलहाल अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और ADM के विधायक वेथिया लिंगम पर आज ED का छापा पड़ा है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चेन्नई में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। वेथिया लिंगम और उनके बड़े बेटे V प्रभु के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय DVAC ने पिछले महीने भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का मामला दर्ज किया था।
खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिवाली उत्सव के दौरान 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने समारोह का विरोध किया और इस्लामी नारे लगाए, जिसकी वजह से छात्र 2 गुटों में बंट गए और उसके बीच मारपीट हुई। राष्ट्रीय कला मंच नामक सामाजिक संस्था द्वारा ज्योतिर्मय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान संगीत, रंगोली प्रतियोगिता और दिए जलाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों में मारपीट के बाद से तनाव बना हुआ है। दिल्ली पुलिस भी वहां तैनात की गई है। तो आपको बता दें कि दिवाली उत्सव के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना जो है वो सामने आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने बयान जारी कर इसकी कड़ी निंदा की है। ABVP जामिया मिलिया इस्लामिया के अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा है कि मंगलवार शाम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में आयोजित हो रहे दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए जामिया के विद्यार्थी उल्लासित थे और साथ ही कार्यक्रम शांतिपूर्ण चल रहा था। इसी बीच लगभग रात 8 बजे जामिया में कार्यक्रम स्थल पर बाहरी पांथिक उन्मादियों तथा असामाजिक तत्वों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद और अन्य उकसाऊ नारे लगाते हुए दीपोत्सव के दीप तोड़ दिए, रंगोली मिटाई और तोड़फोड़ करके दीपोत्सव में सम्मिलित जामिया विद्यार्थियों से मारपीट करने लगे। विश्वविद्यालय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे सब देखता रहा। इस दुखद घटना में बाहरी असामाजिक तत्वों ने विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उन पर फप्तियां कसी और उनके द्वारा बनाई गई रंगोली को पैरों से मिटा दिया। सवाल ये है कि क्या भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीपावली मनाना या भारत माता की जय के नारे लगाना अपराध है? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण कार्यक्रम को हिंसा और कट्टरपंथ की सोच से खराब करने की ABVP कड़ी निंदा करती है। विश्वविद्यालय परिसर सभी विद्यार्थियों के लिए है। जामिया में देश विरोधी और कट्टरपंथी नारे लगाना स्वीकार नहीं है। जामिया प्रशासन और दिल्ली पुलिस से ABVP मांग करती है कि दीपोत्सव के दौरान हिंसा करने वाले कट्टरपंथी और पांथिक उन्मादियों पर कड़ी कार्रवाई हो। और अब खबर बिहार के पूर्णिया से आ रही है, जहां देर रात एक रेल हादसा टल गया है। पूर्णिया कटिहार रेलखंड पर रानीपत्रा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 10 मिलीमीटर का 2 सरिये पाए गए हैं। रेल अधिकारी के अनुसार जैसे ही कटिहार से जोगबनी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 0756 रानीपत्रा स्टेशन के पास पहुंची, रेलवे ट्रैक पर रखा सरिया ट्रेन के पहिए में फंस गया। हालांकि ड्राइवर की नज़र उस सरिये पर पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रेन की रफ्तार भी धीमी थी, लिहाजा ट्रेन फौरन रोक दी गई। फिर रेल कर्मियों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद दोनों सरिया को ट्रेन के पहिए से बाहर निकाला। RPF इस मामले में तमाम कारणों का जवाब निकालने के लिए जांच कर रही है। तो बिहार के पूर्णिया में एक और रेल हादसा जो है वो टल गया। एक और साजिश करने का अंजाम दिया जा रहा था, जिसको RPF ने कहीं ना कहीं अंजाम जो वो टाल दिया। आइए अब कर्नाटक की खबर पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीते 3 दिन से जारी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश के चलते कल डही निर्माणाधीन इमारत से अब तक 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। दुर्घटना में अब तक 13 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश का दौर अभी कुछ और दिन जारी रहेगा। इसके चलते आज भी स्कूलों में छुट्टी है। उत्तर बेंगलुरु स्थित ज्यादा खराब स्थिति में है, जिसके चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई यात्रियों की उड़ान, ट्रेन और बसें छूट गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार बेंगलुरु में 1079 घर पानी में डूब गए हैं और 30 इलाके बाढ़ जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। बचाव कार्य में वन विभाग की 30 टीमें, NDRF की 1 बटालियन, SDRF की 3 टीमें, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की 5 टीमें और BBMP की 30 टीमों को लगाया गया है। शहर में इस मौसम में सामान्य बारिश से 300% अधिक बारिश हुई है। वहीं अक्टूबर माह में बेंगलुरु में 245 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु में भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। शुभा जुड़ गई हमारे साथ बेंगलुरु से। आइए सीधा शुभा से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। शुभा, अभी बेंगलुरु में किस तरीके के हालात है? क्या अभी भी वहां बारिश हो रही है? कितने मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए क्या पूर्वानुमान दिया है?
अगर हम देखें तो कर्नाटका में एक तरह से बारिश के वजह से लोगों के जनजीवन में जो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, उसके साथ साथ ही लोगों को परेशान हो गया है। कर्नाटक सरकार ने जो निर्णय लिया है, बीबीएमपी इन्होंने परमिशन दिया था जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो बिल्डिंग अभी कल कोलैप्स हुआ है। इस बिल्डिंग कोलैप्स के वजह से वहां पर स्थित लोगों के जान को खतरे में है। अभी 5 लोग का डेथ हुआ है और 5 लोग अभी इंजर्ड हो गया है और 13 लोगों को अभी सुरक्षित बाहर निकाला गया है और अभी 7 लोगों के इंतजार कर रहे हैं जो अभी बिल्डिंग के अंदर है। ऐसे सारे परेशानों के सामने हम देख सकते हैं लोगों के कहना यह है कि बीबीएमपी वालों ने इनको परमिशन दिया था कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से नहीं बन पाए, इसलिए सारे लोगों का जान अभी खतरे में था। अगर इन्होंने सही सलामत से इन्होंने रूल्स के तरह से इन्होंने दिया तो परमिशन दिया तो ये सारे घटना नहीं हो सकते थे। लेकिन हम कर्नाटका में पिछले दिन से देख रहे हैं ज्यादा बारिश हो रही है। 55 से 60 मिलीमीटर का बारिश अभी तक दाखिलाती हुआ है और HAL एयरपोर्ट के पास 80 मिलीमीटर का जो अभी तक का रिपोर्ट है 80 मिलीमीटर का बारिश दाखिल हुआ है। हम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ एट 10 में ब्रेक के बाद बात होगी कि बांग्लादेश में फिर क्यों भड़क रही है हिंसा। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। एक जमाना था हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग हिंसक हो गई है। राजधानी ढाका में ये घटना रात करीब 8:20 पे हुई, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर राष्ट्रपति निवास बंग भवन में प्रवेश करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बारे में राष्ट्रपति के बयान के बाद ये हिंसा शुरू हुई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सुना है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके पास इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार कुछ छात्र नेताओं का मानना है कि अवामी लीग के प्रति वफादार राष्ट्रपति अपदस्थ शेख हसीना की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की एक टिप्पणी के बाद ये हिंसा भड़की है और कल रात 8:20 पे प्रदर्शनकारियों ने बंग भवन घुसने की कोशिश की, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात है, वहां उनको रोका गया। नवल ढाका से जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नवल, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी बांग्लादेश में किस तरीके के हालात हैं और साथ ही जिस संगठन ने ये हिंसा को अंजाम दिया है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? और साथ ही राष्ट्रपति ने ऐसी क्या टिप्पणी कर दी जिसके बाद हिंसा भड़क गई? वैसे देखा जाए तो ढाका का सिचुएशन जो है अभी काफी कंट्रोल में है, और जो प्रदर्शन हो रहा था राष्ट्रपति की कमेंट के बारे में, जिन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बारे में। तो उसके बाद के जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि प्रेसिडेंट जो है झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये शेख हसीना ने देश छोड़ा था उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है।
तो उसके बाद से लेके जो कुछ स्टूडेंट कोड है और स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े लोग हैं जो शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट चलाया था, प्रोटेस्ट कोटा रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, तो वो स्टूडेंट जो है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था और सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था कि भाई प्रेसिडेंट को जो है रेजिग्नेशन करना चाहिए। लेकिन कल जो है दोपहर के बाद एक प्रोसेशन मार्च निकला था जो बंग भवन जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति रेसिडेंस है वहां पहुंचा। वहां पुलिस के साथ कुछ भिड़ंत हुई, उसमें 3-4 लोग जख्मी हुए थे, एक आध 2 पुलिस वाले हुए थे। उसके बाद आर्मी ने जाके मामला जो है, आर्मी डिप्लोमेट भी है वहां पे, तो उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन अभी जो आज सुबह जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर के जो प्रेस सेक्रेटरी है, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के, उन्होंने ये बताया कि जो आसिफ नजरुल लॉ मिनिस्टर है व्यूज को जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो सब्सक्राइब करती है, तो उससे लगता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर और दबाव बढ़ेगा। स्टूडेंट के साथ अन्य लोग भी उन पे रेजिग्नेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वो जो देखा जाए तो ढाका का प्रेसिडेंट का आसपास तक इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है। डिमांड उनका है लेकिन जो वायलेंस और पूरा जनजीवन को इतना असर करना वो नहीं है। हाल के समय में आगे क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर बड़ा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ इस छात्र संगठन की मांग राष्ट्रपति को हटाने की ही है या कोई अन्य 5 सूत्रीय मांगों की भी उन्होंने कोई घोषणा की है? यस, जो छात्र संगठन है उनका जो डिमांड है उसमें से एक डिमांड है जो आवामी लीग का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन छात्र लीग था उसके अपने का डिमांड है। आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उनका बैन करने का भी एक डिमांड है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भी उनका डिमांड है कि कुछ उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी एक डिमांड है। इसी तरीके का डिमांड उसमें एक राष्ट्रपति जी का रेजिग्नेशन का भी डिमांड है और जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उसे घोषित करने की भी एक डिमांड है। तो यहाँ पे अलग अलग संगठन है, सब मतलब ऐसा भी नहीं है कि जितने संगठन है वो एकजुट है और सबका डिमांड है। अलग अलग संगठन अपने हिसाब से डिमांड जो है रखता है, उसमें से एक संगठन ने डिमांड रखा है। कितने लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग उस डिमांड के साथ सहमत है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और जी नवल, चलिए इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आइए अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां भारत और जर्मनी के बीच 2 मैच की द्विपक्षीय सीरीज का पहला मुकाबला जो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की नजर न सिर्फ इस सीरीज में जीत दर्ज करने पर होगी, बल्कि टीम की कोशिश जीत के साथ पेरिस ओलंपिक में मिली हार का हिसाब चुकता करने पर भी होगी। भारतीय टीम को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के हाथों 3-2 के मुकाबले से ये मैच गंवाना पड़ा था और भारतीय टीम के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का एक अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है। डिफेंडर और ड्रैग पिलकर वरुण कुमार की वापसी से टीम मजबूत होती हुई नजर आ रही है। टीम को हालांकि हार्दिक की कमी जरूर खलेगी, वहीं जर्मनी की टीम भी काफी मजबूत है और टीम में कई युवा खिलाड़ी भी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव का सीधा रुख करेंगे। गौरव, आपसे पूछना चाहेंगे कि 10 साल बाद दिल्ली में हॉकी मैच होने जा रहा है, बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है, दिल्ली वासियों को भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। ऐसे में भारत और जर्मनी के बीच का ये जो मैच है कितना दिलचस्प हो सकता है और कहीं ना कहीं भारत अपनी पिछली हार का भी जो उसको लॉस हुआ था उससे भी उबरने की कोशिश करेगा और जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगा। ज़ाहिर तौर पर भावना, क्योंकि जिस तरह का जो मुकाबला रहा है अब तक भारत और जर्मनी के बीच, अगर पूरा उठा करके देखा जाए तो काफ़ी रोचक मुकाबले देखने को मिले हैं। हालांकि जर्मनी जो है वो इस समय वर्ल्ड चैंपियन भी है, साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो टीम ने हाल ही में अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है वो लगातार दूसरी बार जीता है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में टीम ने बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भी हासिल किया है। तो भारतीय टीम जो है वो काफ़ी युवा है, अच्छे खिलाड़ियों का मिश्रण है और साथ ही अनुभवी खिलाड़ी, खासतौर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो हैं
वो उनकी अगुवाई में टीम जो है वो लगातार शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। तो यहाँ पर एक रोमांचक मुकाबले की हम कह सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी की टीम जो है वो नंबर 2 की रैंकिंग पर है, वहीं भारत की टीम जो है वो नंबर 5 की रैंकिंग पर है। लेकिन जब आप अपने होम कंडीशंस में खेलते हो तो उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और ये फायदा हमेशा से देखने को मिलता रहा है। चाहे पिछली बार की अगर हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें जो चेन्नई में आयोजित हुआ था, वहां पे टीम का दमदार प्रदर्शन भारतीय टीम का देखने को मिला था और टीम ने खिताब को अपने नाम किया था। और इस बार क्योंकि दिल्ली में काफी लंबे समय बाद ये मुकाबला हो रहा है, तो एक कह सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला भी देखने को मिलेगा, और होम क्राउड का जो सपोर्ट होगा वो एक कहना चाहिए कि 12th प्लेयर का कहीं ना कहीं रोल अदा करेगा, जो टीम को जीत के लिए काफी ज्यादा एक कहना चाहिए उनका मनोबल जो है वो बढ़ाएगा। ठीक गौरव, तो हम सभी चीयर फॉर इंडिया करते हुए जरूर नजर आएंगे आज। गौरव, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।